हेलो एवरीवन, आई थिंक दैट आई एम लाइव नाउ. वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और आज हम यूनिट 9 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं. हमने कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ लिया था. कंप्यूटर्स में हमने सुपर कंप्यूटर्स तक लास्ट लेक्चर में कवर किया था. नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हम अभी स्टार्ट करेंगे. एम आई ऑडिबल एंड क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? इस पार्ट में कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, हेलो जगदीश. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं क्लियरली दिख रहा हूं और मेरी आवाज क्लियरली आ रही है कि नहीं आ रही है? बस ये बता दो, फिर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं. अरे जल्दी बताओ. ऑल क्लियर? वी आर गुड टू गो. ओके. हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रखर श्रीवास्तव. मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आपके लिए यूनिट 9 के लेक्चर्स लेके आया हूं, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी. ठीक है, ये लेक्चर्स हिंदी और इंग्लिश में हो रहे हैं और ये गलत लिखा है आपकी स्क्रीन पे. ये लेक्चर नंबर 2 है. स्लाइड्स लेक्चर नंबर 1 की है क्योंकि हमने आधा कवर किया था, मैं बता चुका था. ठीक है, तो वी आर गुड टू गो विद द लेक्चर. मैं देख लेता हूं दैट हु ऑल आर अवेलेबल. ठीक है, हाय पलक, हाय जगदीश, हाय अभिषेक. आपने पहला लेक्चर, आप में से कितने लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा या देख लिया है? प्लीज जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. सिर्फ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप लोगों में से कितनों ने पहला लेक्चर देख लिया और या फिर नहीं देखा है. सो दैट वुड बी इजी फॉर मी टू कंटिन्यू. जल्दी बताओ यार. या मेरा डिले से आवाज आ रही है क्या? जगदीश एंड पलक, आपने पहला लेक्चर देखा है? आप लोग लाइव लेक्चर करते हो, लेकिन इतने सारे बच्चों में धीरे धीरे लोग लाइव आ पाते हैं. जगदीश आपने नहीं देखा. अभिषेक आपने देखा है? अभिषेक एंड पलक प्लीज डू रिप्लाई. देखो, फिर लाइव क्लास का मतलब नहीं है अगर आप एंगेज नहीं करोगे तो. हाय ऋतु. यार आवाज नहीं आ रही कि क्या हो रहा है? हेलो 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 हेलो. अभिषेक, अगर आपने देखा है कि नहीं देखा है पहला लेक्चर, ये बता दो. यार आवाज आ रही है तो रिप्लाई करो ना यार. I don't understand why you guys are not replying. Palak and Ritu, if you are there, then please do reply. आपने भी नहीं देखा. जगदीश आपने भी नहीं देखा. ओके, आपने देख लिया है, बट अगेन यू नीड टू वॉच इट अगेन टू ग्रास्प प्रॉपरली. ओके गुड. ऋतु आपने देखा है? इतने सारे लोग हैं यार ग्रुप में, लेकिन लाइव लेक्चर अटेंड करना मतलब मुश्किल होता है. क्यों? आपके टाइम के हिसाब से नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेते हो. तो देखो, ठीक है, पहला लेक्चर आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है? मैंने ऑलरेडी आपको एक स्लाइड बता देता हूं. यूनिट 9 का सिलेबस था. सिलेबस में हम सबसे पहला पार्ट कर रहे थे रोबोटिक्स. रोबोटिक्स के अंदर जो आता है, सबसे पहला पार्ट आता है, वो आता है कंप्यूटर्स का. ठीक है, कंप्यूटर्स का. अब कंप्यूटर में क्या करना है? कंप्यूटर में ये सारी चीजें कवर अप करनी है. तो कल हमने इनपुट डिवाइसेस देखे थे, आउटपुट डिवाइसेस देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखा था, डिजिटल एनालॉग. ठीक है, और सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर के अंदर दो टाइप के होते थे, जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक. स्पेसिफिक कौन से होते थे? एक्सरे मशीन हो गया, या फिर कोई जो एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, वो कंप्यूटर्स जो डिजिटल कंप्यूटर है बट एक काम कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक कंप्यूटर हो जाते थे. और बाकी जनरल पर्पस में जो सबसे पहला था वो था सुपर कंप्यूटर्स. यहां तक हमने कवर अप कर लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे जो सरकार का नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है. किसी को कोई डाउट हो अभी तक तो बता दो. ठीक है, लेक्चर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो तो अभी मेंशन कर दो, तो सो दैट आई कैन चेंज द टेक्निक एज वेल. किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत फास्ट है, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेंस पर्सपेक्टिव से है. देखिए अभिषेक, मैं ऐसा पढ़ा सकता हूं कि इसके बाहर आपको पढ़ना ना पड़े. ठीक है, बट नोबडी कैन टेक द गारंटी कि यार यहां से आएगा यहां से नहीं आएगा. मैं बता रहा हूं, इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. जितना मैं करा रहा हूं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डेप्थ में करा रहा हूं. एंड बहुत ज्यादा आपको दिक्कत तो है, पसीने पसीने छूट जाते हैं यार पढ़ाते समय. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट. अच्छा, ये रुको यार, डंडा क्यों आ रहा था? अब ठीक है. ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कितना कवर करना है वो मैं कवर करा रहा हूं. ठीक है, करंट अफेयर्स हम धीरे धीरे करेंगे. एक लेक्चर हुआ यार, धीरे धीरे हम इन डेप्थ घुसेंगे.
दूसरी चीज मैं आपको एक बता दूं, बहुत सारे लोगों का रहता है सर आप बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ा रहे हो। देखो 50 घंटे मुझे दे दो बस आईसीटी के लिए, मैं कोशिश करूंगा इससे बाहर ना आए, ठीक है। जो लूसेंट में वो तो आप रट ही लोगे यार, ये फर्स्ट ये वो भी मैं पढ़ा दूंगा, बट लूसेंट तो ऑलरेडी आपके पास है। जो दिमाग वाली चीज है, जो फील करने वाली चीज है, यू हैव टू डू इट हियर। ये आपको यहां पे करना है कि आपको फील करना है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। एंड आई होप जिससे पुराना लेक्चर देखा है उनको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी, इनपुट ब्रेन आउटपुट, ठीक है। उसमें भी आप धीरे धीरे आप स्टेप्स भी बता लोगे, और आज का लेक्चर में हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे कंप्यूटर में, ठीक है। आई थिंक दैट एवरीथिंग इज फाइन टिल नाउ, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई विल जस्ट जंप टू नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। डिजिटल कंप्यूटर हो गया था, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हो गया था, मैंने बताया था ना, जैसे एक्सरे मशीन हो गई, एटीएम्स हो गए, ये सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। जनरल पर्पस हो गया, देखो मैं आपको एक बता देता हूं कि हम कहां तक हैं तो आपको डाउट नहीं होगा। देखो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं ये हमने कवर अप कर लिया था, जैसे मेरी घड़ी हो गई, ठीक है, तो ये हमने कवर अप कर लिया था। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर दो विंग्स आती हैं, ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस मतलब एटीएम की मशीन, उसको पता है कि कार्ड रीड करना है। डिजिटल तो वो है लेकिन सिर्फ कार्ड ही रीड कर पाएगी। आप उससे बोलोगे कि पिक्चर दिखा के दिखाओ, स्क्रीन तो उसमें भी लगी होती है, लेकिन अगर बोलूंगा मैं पिक्चर दिखा के दिखाओ तो क्या वो दिखा लेगी? नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी हुई है, ठीक है। जनरल पर्पस के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स आ जाते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन। तो अब हमने सुपर कंप्यूटर्स पढ़ लिया था, आपको समझ में आ गया कि आप इस पूरी दुनिया में क्या पढ़ने जा रहे हो। कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन कर ली थी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एनालॉग कर लिया था, सेकंड हम डिजिटल पढ़ रहे हैं। तो अब डिजिटल में सुपर कंप्यूटर के बाद हम मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, वर्क स्टेशन पढ़ेंगे, और फिर हम हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, और तब जाके कंप्यूटर का टॉपिक खत्म होगा। क्लियर हो गया? समझ में आया कि क्या कर रहे हो? और देखो अगर आप लोग पार्टिसिपेटिव नहीं रहोगे देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम्युनिकेट। मैं यार बोर हो जाऊंगा। आपको पता है ये मतलब अब दिक्कत क्या है कि दो चीजें होती है जब वीडियो रिकॉर्ड होता है ना। एक तो यार मैं बहुत बड़ा दिख रहा हूं, क्यों छोटा हो जाए थोड़ा सा, अब सही है साइज? हाँ, तो अब आप ये देखो कि कभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ना तो इसको इसके बाद प्रोसेस करना रहता है। प्रोसेस करने में जो टाइम लगता है ना वो बचाने के लिए या तो उस प्रोसेस में एक दिन लग जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, तो उसके लिए मुझे इसको ऐसा का ऐसा चढ़ाना पड़ेगा बिना कोई एडिटिंग किए। अब एडिटिंग में या तो अगर मैं कूलर चलाऊंगा तो पंखे की आवाज आएगी, तो ये कूलर बंद करके मैं बैठा हूं, कूलर छोड़ो पंखा बंद करके बैठता हूं मैं आप लोगों के लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिव नहीं दोगे तो मेरे को कहां से मजा आएगा यार। मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है, मुझे ऐसे ऐसे बैठ के पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, बस दैट्स द ओनली थिंग। जो साइंस के स्टूडेंट यहां पर हैं वो जानते हैं ये चीज कि मतलब कितना ज्यादा मजा आने लगता है, फिर नहीं दिखती हैं चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया सब, कहानी हो गई, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, न्यूज कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? न्यूज कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? अरे जल्दी बताओ यार, न्यूज कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? ये सब परम सिद्धि यही तक हो गया था, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ओके। अरे यूनिट 8 नहीं, न्यूज कोई देखता है भाई? न्यूज अभी इतना बड़ा एक डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको पता है कौन से स्टेट में अभी एक रोपवे टूट गया है? आप लोगों ने देखी है वो न्यूज? रोपवे लटका हुआ और उसमें लोग फंसे हुए हैं, तो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है? ये सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको कि स्टेट को, सबसे पहले स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से हेलीकॉप्टर हायर होते हैं, हेलीकॉप्टर जाते हैं वहां से लोगों को बचाते हैं, और अभी भी लोगों को बचाया नहीं गया, आप देख लेना, वो अच्छी न्यूज है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तो एक देखो, नेचुरल डिजास्टर तो होता ही रहता है, आपको पता है, अर्थक्वेक, ये वो फलाना ढिमका, ये हर किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो आर्टिफिशियल डिजास्टर्स हो रहे हैं ना आजकल, ठीक है, जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं वो मुझे लगता है कि अब एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। अब चालू करते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन से। तो सबसे पहली बात, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, ये याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कुछ भी नहीं है इसमें, 2015 में हुई थी। अब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नाम से क्या लग रहा है आपको कि सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या होगा? सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या होगा? सुपर कंप्यूटर्स बनाने का एक मिशन होगा, है ना? सुपर कंप्यूटर मेकिंग, मतलब समझ लो यार, सुपर कंप्यूटर बनाने का एक मिशन होगा, यस और नो?
देखो मुझे सिर्फ 2 लोग दिख रहे हैं यार, बाकी लोग जो है क्लास में, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि आप रिप्लाई करो। ऋतु आप रिप्लाई करो, ठीक है, इफ यू आर देयर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये नेशनल सुपर कंप्यूटर बनाने का एक मिशन है। बिल्कुल गलत जवाब। आपको पता होना चाहिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। देखो एक सुपर कंप्यूटर कैसे बनता है, आपको ये पता होना चाहिए, एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, हर कंप्यूटर की एक पावर होती है ना, एक कैपेबिलिटी होती है। अगर मैं इन सारे कंप्यूटर्स को जोड़ दूंगा तो आपको नहीं लगता एक सुपर कंप्यूटर बन जाएगा? यस और नो? आपको नहीं लगता कि एक सुपर कंप्यूटर बन जाएगा? यस, सुपर कंप्यूटर कुछ नहीं होता, बहुत सारे कंप्यूटर्स की पावर होती है उसमें, इसलिए उसे सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। और इसीलिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में उनका ऑब्जेक्टिव, ये तो है ही, गलत तो नहीं बोलोगे आप, सुपर कंप्यूटर बनाना है, लेकिन इनका मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रिड बनाना। ग्रिड मतलब एक कंप्यूटर यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है, तो इन सबको कनेक्ट करना, वही लिखा हुआ है यहां पे। विथ एन एम टू कनेक्ट नेशनल एकेडमिक एंड R&D इंस्टीट्यूशन विथ अ ग्रिड ऑफ मोर देन 70 हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग फैसिलिटीज विथ एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 4,500 करोड़ का बजट दिया गया है 7 सालों में। 4,500 करोड़ का बजट दिया गया है 7 सालों में। ये आपके देखो 2 चीजें, एक तो कंसेप्चुअल चीज है, वो तो मैं समझा रहा हूं, एमपीपीएससी के लिए जो चीज है ना उसको मैं गोला करता जाऊंगा। तो 7 सालों का है ये प्लान। कितना है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 7 साल का प्रोग्राम है। और कितना पैसा लग रहा है? 4,500 करोड़। 2015 में चालू हुआ था। और क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? 70 सुपर कंप्यूटर जो है उनसे पूरे इंडिया में जितने भी एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ना उनको कनेक्ट करना। समझ में आया? सुपर कंप्यूटर बनाना मिशन नहीं है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। मतलब सारी जगहों को सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। ठीक है, ये चीज वही लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन काम करता है? तो सबसे पहले आती है इसमें, देखो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, तो आपको क्या लगता है कंप्यूटर्स किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री बताओ, जल्दी बताओ। सबसे पहली मिनिस्ट्री कौन सी होगी? लॉजिक से बताओ, बिल्कुल लॉजिक से बताओ कि सुपर कंप्यूटर में कौन कौन सी मिनिस्ट्री, मैं नहीं बता रहा हूं, आपको रटना भी नहीं है, लॉजिक से बताओ कि कौन सी मिनिस्ट्री का काम होगा ये। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे जल्दी आंसर चाहिए भाई। साइंस एंड टेक, वेरी गुड। तो सबसे पहले आती है साइंस एंड टेक। रेड कलर से लिखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरी बताओ, कंप्यूटर में चिप्स भी तो लगती है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है क्या इसमें? पूरा कंप्यूटर ही तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आएगी कि नहीं? MEITY बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। समझ में आया? मीटी बोलते हैं इसको। और अब तीसरा एक इंस्टीट्यूट, ये दोनों तो मिनिस्ट्री हो गई, मिनिस्ट्री का काम करना नहीं होता, इन दोनों ने मिलकर पकड़ा एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कंप्यूटर एंड रोबोटिक्स में बिल्कुल महारत हासिल कर चुका है, और वो इंस्टीट्यूट है सीडैक पुणे। सीडैक पुणे है ना, कल ही बताया था इसके बारे में। तो ये 3 लोग, अब इसमें मुझे कुछ रटाना है आपको, आप कुछ रट लोगे क्या? सिंपल, साइंस एंड टेक क्योंकि कंप्यूटर की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि इसके कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से बनते हैं, और सीडेक क्योंकि ये दोनों मिनिस्ट्री कभी काम नहीं करती, मिनिस्ट्री किसी से काम करवाती है, तो वो है सीडेक पुणे इंस्टीट्यूट। ठीक है, समझ में आ गया? अब वही बात है कि दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है कनेक्टिविटी करना, और सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि हाँ नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स बढ़े, हम चाहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है ना उसका ये है कि एक नेटवर्क होता है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ये याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम नाम है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ठीक है, तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो एक स्टूडेंट को, जिसकी मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क से का एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आप मतलब आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, कोई R&D इंस्टीट्यूट में हो, तो आप उस नेशनल नॉलेज नेटवर्क पे जितनी भी चीजें अवेलेबल है वो देख पाओ। इस नेटवर्क को भी हमें सुपर कंप्यूटर से जोड़ना है, और ये आपके मेंस में काम आएगा, ये आपके मेंस में काम आएगा। समझ में आया? ये 3 हैंगे फंक्शंस। फंक्शन समझ में आया? जो आपके फंक्शंस होते हैं ना, किसके? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के 3 फंक्शंस होते हैं। एक तो पहले कनेक्टिविटी बनाना, दूसरा सुपर कंप्यूटर्स बनाना, और तीसरा नेशनल नॉलेज नेटवर्क से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करना। मिनिस्ट्रीज में समझा देता हूं, कुछ नहीं होता। देखो, अगर एक मिनिस्ट्री है तो ये मिनिस्ट्री कभी काम नहीं करती, मिनिस्ट्री सिर्फ पॉलिसीज बनाती है।
ठीक है, अगर होम मिनिस्ट्री ने सिर्फ पॉलिसी बनाई है कि अगर क्राइम को रोकना कैसे है, लेकिन ये क्राइम को रोकेगी किसके थ्रू? पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू। ये क्राइम को रोकेगी थ्रू किसके थ्रू? पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू। तो काम करने वाली बॉडीज अलग होती हैं, काम करने, अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है, इसने एरोस्पेस का कोई मिशन की पॉलिसी बनाई कि मुझे 5,000 रुपए एरोस्पेस में खर्च करने हैं, ठीक है, लेकिन ये करवाएगी किससे? आईआईएससी बैंगलोर से या इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है, मिनिस्ट्री में पॉलिसी बनती है, नेताजी पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो 3 लोग हैं इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसने मिलके क्या बनाया है? इसने बेसिकली मिलके पॉलिसी बनाई है कि क्या क्या होना चाहिए। कौन करेगा? सीडैक करेगा, एक्चुअल कंप्यूटर सीडैक बनाएगा। समझ में आया? ये यहां पे लिखा हुआ है, मेपी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और सीडैक पुणे। और हाँ, इसमें आईआईएससी बैंगलोर भी है, कंप्यूटर की बात आ रही है तो आईआईएससी बैंगलोर भी है, चौथा भी है इसमें आईआईएससी बैंगलोर, ठीक है। तो ये याद रखना। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, आपको पता होगा नेशनल राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। आपको सुपर कंप्यूटर खुद से बनाने हैं, वो एक इसका मिशन है। कौन कौन से 3-4 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और आईआईएससी बेंगलुरु, ये सब इसमें शामिल है, ठीक है। अब सेकंड आ जाता है, सुपर कंप्यूटर यहां खत्म हो जाता है, अब बात आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले समझो क्या होते हैं। मान लो ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। अगर मैंने इस तीनों कंप्यूटर को नहीं लिया, कंप्यूटर की पावर ली है, तो वो सुपर कंप्यूटर बना। लेकिन अगर मैंने इस पावर के साथ साथ इनका मॉनिटर भी लिया है, इनकी एनर्जी भी ली है, इनकी रैम भी यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, इनकी डिस्क भी यूज कर रहा हूं, तो एक बड़ा कंप्यूटर बन जाता है, ठीक है। और ये किसी स्पेसिफिक काम के काम आता है, मतलब इसका काम एक लिमिट, एक एरिया में ही रहेगा, ठीक है, एक एरिया में ही रहेगा, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल बहुत सारी चीजों का काम कर सकता है। लेकिन जैसे मान लो कि टिकटिंग आईआरसीटीसी है, तो आईआरसीटीसी में जो टिकट बुक होती है ना, वो एक सेंट्रल मेन फ्रेम, अब बहुत सारे आप अपने कंप्यूटर से बुक कर रहे हो, कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो जो सर्वर बनता है ना, वो होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो टिकटिंग बुक होती है ना, जो आईआरसीटीसी ने कहीं रख के रखा होगा, वो होगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। समझ में आया? फील कर पाए कि नहीं कर पाए यहां तक ये बताओ। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो बस। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ यार। देखो, मैं लाइव क्लास नहीं लूंगा अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे, तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल। आप चाहते हो मैं लाइव क्लास लूं, तो आप वो हरकतें करो जिससे मैं लाइव क्लास लूं। अरे रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार, अरे सॉरी 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 सॉरी, इंटरनेट स्प्लिट तो नहीं है मेरा, वो जाम हो गया था, सॉरी सॉरी। हाँ, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको क्लियरली समझ में आया, जैसे आईआरसीटीसी है या स्पाइस जेट का एक पोर्टल होगा, तो वो जो मेन सर्वर जहां से जुड़ा रहता है ना, सर्वर देखो कुछ नहीं होता, एक बड़ा सा कंप्यूटर है, ठीक है। जैसे गूगल है, तो गूगल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज करता था पहले, ठीक है, अब वो सुपर कंप्यूटर्स पे जाना चाह रहा है, ठीक है। तो अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि बहुत बड़ा कंप्यूटर है जो सारी एक्टिविटी एक एरिया की मैनेज कर रहा है। जैसे आईआरसीटीसी अपनी टिकट बुकिंग के लिए छोटा सा कंप्यूटर तो यूज करेगा नहीं, उसको तो बहुत बड़ा सर्वर चाहिए, सर्वर नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये सारे कंप्यूटर होते हैं। तो कहीं पर आईआरसीटीसी ने कहीं एक बड़ा सा कंप्यूटर लगा के रखा होगा जिसमें खूब सारी मेमोरी, खूब सारी रैम है। समझ में आया? इसलिए आपका डेटा भी स्टोर हो जाता है उसमें। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर समझ में आ गया, ठीक है। जैसे किसी का, मान लो कि किसी का कोई बिजनेस है, जैसे मान लो कि मतलब कुछ भी ले लो आप, जैसे कि मान लो फ्लिपकार्ट है या अमेजॉन है, तो अमेजॉन का एक डेटाबेस होगा, एक सर्वर होगा, वो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। सब लोग छोटे छोटे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन उनका एक सर्वर होगा या एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। अगर आप आईटी में होते तो आपको ये चीज पता होती। समझ में आया? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में आ गया, एग्जाम में आए तो लिख देना। इट इज अ वेरी लार्ज कंप्यूटर केपेबल ऑफ हैंडलिंग प्रोसेसिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली। आप खुद सोचो, आईआरसीटीसी में
बहुत सारे लोग एक साथ बुक करने की कोशिश करते हैं, स्पेसिफिकली तत्काल के टाइम पे बहुत सारा डेटा आता है, बहुत सारा डेटा की इंफॉर्मेशन रहती है, उसको मैनेज करना है, बुक करना है, पेमेंट भी देखना है, तो उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है, जैसे एयरलाइन सीट बुकिंग हो गई। अब जैसे इंजीनियरिंग कॉम्प्यूटेशंस है, मतलब मान लो कि कोई इंडस्ट्री है, जैसे कि मान लो कि होंडा है, तो होंडा को अगर होंडा की कार आ रही है होंडा सिटी, अब होंडा सिटी की अगर उसको चेकिंग करनी है, कंप्यूटराइज्ड होती है आजकल पूरी गाड़ियां, तो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से होगी। लैपटॉप से छोटी चेकिंग होती है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से पूरा सेटअप किया जाता है। ठीक है, मान लो कि डेटा चढ़ाना है, तो होंडा के जितने, मान लो होंडा की गाड़ी बिकी, सिंपल सी चीज है, होंडा की गाड़ी बिकी, तो जहां से आप खरीद रहे हो वहां से एक वो जाएगी। ठीक है, अब भाई किसी भी एजेंसी में यूज आ सकता है, फील करो। मान लो कि आपने एक होंडा सिटी उठाई, तो कट कट करके टक से जाएगा कि एक होंडा सिटी यहां से बिकी, उसी समय हजारों लाखों होंडा सिटी पूरे वर्ल्ड से बिक रही हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड से बिक रही है, हजारों इंफॉर्मेशन आ रही है, हजारों कोड आ रहे हैं। तो अब ये होंडा अगर पूरे वर्ल्ड में ऐसा माना जाए कि सब लोग अपना कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, मांग रहे हैं, कोई डेटा मांग रहा है, कोई ब्रोशर मांग रहा है, कोई गाड़ी लेना चाहता है, कोई पेमेंट करना चाहता है, तो ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होना चाहिए कि नहीं? एक मेन फ्रेम कंप्यूटर में रहता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मतलब समझ में आया, जहां से बाकी चीजें कंट्रोल होती हैं। एग्जैक्टली exactly. चलो ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को जल्दी से संभालने और संसाधित करने में सक्षम है। उनका उपयोग बड़े संस्थानों जैसे सरकारी एजेंसी और बड़े निगमों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब जैसे जबलपुर है, जबलपुर का एक नगर निगम होगा, तो नगर निगम आप ये समझो कि अगर नगर निगम अभी जैसे उतना कंप्यूटराइज नहीं है, धीरे धीरे हो रहे, बट ये लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरफ, अगर मुझे पूरा एमपी मैनेज करना है तो मुझे एक बड़ा कंप्यूटर सेंट्रल यूनिट चाहिए, वो सेंट्रल यूनिट ही मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मेन, इससे बाकी कनेक्टेड होते हैं। समझ में आया? अब देखो, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, फिर थोड़ा कम कंपटीशन एबिलिटी वाला मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर समझो जो आपके घर पे रखे हैं ना, वो मिनी कंप्यूटर नहीं होते हैं, ये याद रखना। मैं आपको बता रहा हूं कैसे होते हैं। आपकी लैब्स होती हैं, इंजीनियरिंग में लैब्स होती हैं, इन लैब्स में जो इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं ना, ये मिनी कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, अब समझो, ये जो रहते हैं, ये जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर रहते हैं ना, उससे थोड़ा छोटे रहते हैं, स्मॉल रहते हैं साइज में, उनसे थोड़ा छोटे रहते हैं। ठीक है, उनसे थोड़ा छोटे रहते हैं। और सबसे बड़ी इनकी चीज क्या है, जैसे मान लो कि एक, अब मैं बोल रहा हूं कि होंडा पूरे वर्ल्ड के लिए एक मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा के रखा होगा, आईआरसीटीसी ने सबकी बुकिंग के लिए एक मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाया, लेकिन एक मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम 4-6 मिनी कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब होंडा ने 4-6 मिनी कंप्यूटर भी लगा के रखे होंगे, एक एशिया में, एक यूरोप में, एक नॉर्थ अमेरिका में, एक साउथ अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में। समझो, जहां पे भी गाड़ियां बुकती है, एक तो मेन फ्रेम होगा। ठीक है, होंडा सिटी कहां की है? जापान की है, तो होंडा होंडा नाम ही जापान का है, तो होंडा सिटी का मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो जापान में रखा है, लेकिन वो किससे कनेक्टेड है? ये सारे मिनी कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ये सारे मिनी कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जो अब देखो, मिनी कंप्यूटर इतना बड़ा भी नहीं होता पूरे कॉन्टिनेंट को संभाल पाए, यहां पर भी एक छोटे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। बट आपको लॉजिक समझ में आया ना? मिनी कंप्यूटर थोड़ा छोटा होता है, वो एक, उससे उसकी थोड़ी सी कम कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, उसकी थोड़ी सी कम कैपेबिलिटी होती है। अब जैसे मान लो कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना है कहीं, अब जैसे बिटकॉइन माइन करना है आपको, तो आप मिनी कंप्यूटर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी प्रोसेस थोड़ी सी स्लो होगी, क्योंकि ये थोड़ी कम कैपेबिलिटी वाला है। ठीक है, तो अब मिनी कंप्यूटर आता है, अ कंप्यूटर विद प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी स्मॉलर देन दोज ऑफ मेन फ्रेम, बोलना हाँ हाँ पता है यहां तक, बट लार्जर देन दोज ऑफ माइक्रो। ठीक है, इट इज अ मीडियम साइज कंप्यूटर विद मॉडरेट कॉस्ट अवेलेबिलिटी एंड इंडिजीनियस। समझ में आया? ये सब चीजें तो ठीक ही है भाई, कुछ उसमें बड़ा नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए क्या होता है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो कंप्यूटर की। ये मिनी कंप्यूटर भी, जैसे मान लो कि आपका एक ऑफिस है, आपका एक ऑफिस है, ठीक है, अब ऑफिस एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ा होगा, है जुड़ा होगा कि नहीं? ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ा होगा, हाँ या ना? एक इंडिया में एक मेन फ्रेम कंप्यूटर रखा हुआ है, मान लो होंडा का एक मेन फ्रेम कंप्यूटर इंडिया में रखा है, इंडिया के जो भोपाल वाला ऑफिस है उसमें एक मिनी कंप्यूटर रखा होगा, और ये मिनी कंप्यूटर बहुत सारे डेस्कटॉप से जुड़ा होगा, जहां पे लोग बैठ के काम करेंगे, हाँ या ना? यहां पे बैठ के तो आप काम करते हो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, हाँ या ना? लैपटॉप और डेस्कटॉप है कि नहीं है ये? तो माइक्रो कंप्यूटर कुछ नहीं होता, मिनी, बहुत सारे, एक माइक्रो कंप्यूटर बहुत सारे जोड़ते हैं तो एक मिनी कंप्यूटर को पावर मिलती है। तो माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से भी छोटा होता है, और जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं ना, जो टर्म आया है पीसी, वो माइक्रो कंप्यूटर के लिए आया हुआ है।
ठीक है, एक माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे पैमाने पर पूर्ण कंप्यूटर है और आमतौर पर अधिक सामान्य शब्द पर्सनल कंप्यूटर या पीसी, ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। हार्ड डिस्क, अब ये किससे बना होता है? हार्ड डिस्क, प्रिंटर, सीपीयू, सिंपल है। अब बात आती है वर्क स्टेशन की। ठीक है, वर्क स्टेशन की। अब वर्क स्टेशन क्या होता है वो समझ लो। मान लो, देखो वर्क स्टेशन की, अब मान लो क्या होता है, ये एक आदमी है, अब 3 लोग एक ही काम पे काम कर रहे हैं, जैसे आपकी गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव कितने लोगों को पता है, हाँ या ना? जल्दी बताओ, गूगल ड्राइव पता है कि नहीं पता है? गूगल ड्राइव पता है कि नहीं पता है? जल्दी बताओ यार, गूगल ड्राइव पता है कि नहीं पता है? बाकी लोग भी रिप्लाई कर देंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। गूगल ड्राइव पता है। अब देखो गूगल ड्राइव पे कैसा काम होता है, मान लो कि मैंने आपसे ड्राइव शेयर करके रखी है, तो मैं एडिट कर सकता हूं, साथ में आप भी काम कर सकते हो, साथ में कोई और भी काम कर सकता है। तो बहुत सारे लोग अगर एक चीज पे काम कर रहे हैं तो उसको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। तो गूगल ड्राइव एक तरीके का वर्क स्टेशन हो गया। समझ में आया? समझ में आया? अ वर्क स्टेशन रिफर टू एन इंडिविजुअल कंप्यूटर और अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर यूज बाय सिंगल यूजर टू परफॉर्म अ वर्क। समझ में आया? गूगल ड्राइव पे बहुत सारे लोग एक काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है एक आदमी बहुत सारी गूगल ड्राइव पे काम कर रहा है, ठीक है, एक कंप्यूटर में ही चल रही है, दूसरे कंप्यूटर में ही चल रही है, तीसरे कंप्यूटर में ही चल रही है, चौथे कंप्यूटर में ही चल रही है। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? वर्क स्टेशन। ठीक है, वर्क स्टेशन समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चीज है इसमें। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मूवीज बनती है, तो एक कंप्यूटर में आपका साउंड अलग चलता है, एक में वीडियो अलग चलता है और एक में कलरिंग अलग चलती है। तो इसको मैं बोलूंगा एक वर्क स्टेशन। अब ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये मेंस के लिए था, लिख लो। ठीक है, अब बात आती है अगले कंप्यूटर की, हाइब्रिड कंप्यूटर की। अब हाइब्रिड कंप्यूटर आप लोगों में से बहुत लोग समझेंगे जो पीसी भी हो और टैबलेट भी बन जाए, हाँ या ना? जैसा मैंने इमेज लगा के रखी है, डिटैचेबल, हाँ या ना? सोचोगे कि नहीं सोचोगे? लेकिन ऐसा नहीं होता, याद रखना। जो डिजिटल कंप्यूटर की तरह भी काम करे और एनालॉग की प्रॉपर्टीज भी हों, वो होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, वो होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। समझ में आया? समझ में आया? ये है इसका असली मतलब। पीसी और टैबलेट तो है ही, वो तो दिख ही रहा है आपको, लेकिन ये इसका असली मतलब है, जो एनालॉग की तरह भी काम कर सकते हैं और डिजिटल की तरह भी काम कर सके। ठीक है, ये बहुत ज्यादा नहीं था। पर्सनल कंप्यूटर में ड्राइव्स क्या होती हैं? ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर की ड्राइव्स लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ड्राइव छोड़ो। अब जो मेन चीज आती है वो होती है बूटिंग ऑफ अ कंप्यूटर। मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? आप क्या पूछ रहे हो? मेरे पास देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे ये मेरा कीबोर्ड है। अब ये कीबोर्ड मुझे बहुत पसंद है, इसमें लाइट भी जलती है, दिख रही है लाइट्स? लाइट्स दिख रही हैं? एक कीबोर्ड है ये। हेलो, आवाज आ रही है अब आपको? शायद वो कट गया था, इसमें से कोई बटन दब गया था माउस में। ये मेरा माउस है, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आया? तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि क्या चल रहा है। तो अब हाँ, मेरे पास यही है। ठीक है, अब बात आती है बूटिंग ऑफ अ कंप्यूटर की। तो ध्यान से सुनो, एक कंप्यूटर की जब मैं बात करूं, ठीक है, एक इसमें स्टोरेज डिवाइस होता है। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, ये मैं कल के लेक्चर पे जाऊंगा। अब देखो, मान लो ये मेरा मॉनिटर है, ये मेरा कीबोर्ड है और ये मेरा सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू के अंदर यहां पे आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है और यहां आपकी रैम है। अब समझना क्या होता है, कोई भी चीज, ठीक है, ये कोई भी चीज यहां से नहीं चलती। आपके अगर क्या बोलते हैं, जो आपकी जैसे मतलब मान लीजिए आपके जो स्टोरेज डिवाइस है, इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं या फिर सॉलिड या फिर एसएसडी भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है वो 2 टाइप की होती है। लेकिन कल के लेक्चर में मैंने ये चीज बताई थी, कंप्यूटर कभी इस पार्ट से काम करता ही नहीं है। जो कंप्यूटर चलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर चलता है। समझ में आया? समझ में आया? यहां तक समझ में आया? थोड़ा थोड़ा करते हैं। अरे वर्क स्टेशन काम का ही नहीं है तो क्यों समझना चाह रहे हो अभिषेक आप? ठीक है, आप ये चीज समझो, वर्क स्टेशन कुछ नहीं होता, वे सब भूल जाओ। वर्क स्टेशन अभी काम की चीज समझो। आपको एक चीज समझ में आई कि एस जो आपका स्टोरेज डिवाइस होता है ना, उससे कभी भी कंप्यूटर नहीं चलता है। ठीक है,
आपकी रैम या फिर जो आपका एक पार्ट होता है ना, उससे कंप्यूटर चलता है। ठीक है, तो अब इसकी स्पेस जो होती है वो एक लिमिटेड स्पेस होती है, बहुत कम होती है। मतलब मान लो कि आप ये समझो कि कितनी होती है रैम किसी चीज की, जैसे मोबाइल फोन की, मोबाइल भी एक कंप्यूटर होता है, मोबाइल फोन की रैम कितनी होती है, 16 जीबी हो जाएगी। अगर 16 जीबी रैम बहुत होता है, ठीक है, कईयों की तो 8 जीबी रैम ही होती है। ठीक है, आपने मोबाइल लेते समय रैम सुना होगा। ठीक है, अब बात समझो कि क्या होता है, जितनी बड़ी ये स्पेस उतना ज्यादा काम एक बार में कंप्यूटर कर लेगा, हाँ या ना? जितना बड़ा रैम का स्पेस उतना ज्यादा काम कंप्यूटर एक बार में कर सकता है। तो अगर मान लो मैं मूवी प्ले कर रहा हूं, ठीक है, मूवी प्ले कर रहा हूं, साथ साथ में एक एडिटिंग भी कर रहा हूं मैं। ठीक है, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर भी चलाए हुए हूं, और साथ साथ में मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी स्क्रीन पे एक मैंने पीडीएफ भी खोल के रखा है। अब ये तीनों चीज होंगी रैम से ही, होंगी रैम से ही, लेकिन अगर रैम कम होगी तो ये धीरे धीरे होंगी। अब आप लॉजिक समझते हो कि कम रैम वाले क्यों धीरे चलते हैं, कम रैम वाले फोन धीरे क्यों चलते हैं? क्योंकि रैम ही वो है जहां से कंप्यूटर चलता है। तो अगर रैम की स्पेस कम होगी तो कम चीजें एक बार में चल पाएंगी। अगर आप खाली मूवी देखोगे तो तेज चलेगा, जैसे ही आपने दूसरी चीज खोली वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी रैम के स्पेस में खा रहा है जगह। ठीक है, आप कितनी भी बड़ी हार्ड डिस्क लगा लो, उससे मतलब नहीं होता, कंप्यूटर चलता रैम के ऊपर है। क्यों? क्योंकि रैम ही डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्टेड है। मान लो मैंने जैसे ही मूवी पे क्लिक किया, मूवी मेरी स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क में स्टोर थी, लेकिन जैसे ही मैंने मूवी पे क्लिक किया तो वो मूवी का पूरा डेटा पर सेकेंड के बेसिस में रैम में आएगा। वो प्ले रैम में होगा, ड्राइवर सारे रैम में डले होते हैं, और फिर वो जाएगा कहां, कंप्यूटर पे आपको दिखेगा। अगर आप रैम नहीं लगाओगे तो आपको दिखेगा नहीं। मेरे पास, आपके पास हार्ड डिस्क कितनी भी बड़ी हो, लेकिन एक बार में कंप्यूटर उतना ही काम कर सकता है जितनी रैम की कैपेसिटी है। आप अगर सोल्यूशन क्या है, रैम बढ़ानी पड़ेगी आपको। अगर रैम बढ़ाओगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा? आपका फोन हैंग होता है, क्यों हैंग होता है? क्योंकि वो उतनी सारी चीजें एक बार में नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रैम में इतनी जगह ही नहीं है। ठीक है, अब रैम में अगर आपने बहुत सारी चीजें चला दी एक बार में, तो पहले ये होगा, फिर थोड़ी देर बाद ये होगा, फिर थोड़ी देर बाद ये होगा, सब कुछ साथ में नहीं हो सकता है। लाइन लगती है। आप ये समझो रैम ये है, ठीक है, ये रैम का गेट है। आपने जैसे ही गाना प्ले किया तो गाना इसके अंदर घुस गया, आपने दूसरा डॉक्यूमेंट खोलने की कोशिश करी तो वो बाहर खड़ा रहेगा। जब तक गाने का डेटा बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक ये अंदर नहीं घुसेगा। इसलिए आप क्लिक किए रहते हो लेकिन फोन हैंग हो जाता है। फोन हैंग नहीं होता, आपकी रैम रुकी हुई है, जब तक पहला काम पूरा नहीं होगा दूसरा काम वो नहीं लेगी। लेकिन अगर रैम बड़ी होगी तो दो तीन काम साथ में कर लेती है। इसलिए हम बोलते हैं रैम बड़ी होगी तो आप बहुत सारे काम साथ में कर सकते हो। ठीक है, रीड एंड राइट की भाई बेसिकली पहले आपको क्या करना पड़ता है, रीड जैसे कुछ नहीं है, रैम कुछ नहीं कर रही है, बेसिकली रैम आपका काम करवा रही है। लेकिन अगर रैम करवाने की मतलब अब मान लो आपकी मूवी ही 8 जीबी की और 8 जीबी की आपकी रैम है, तो पूरी मूवी एक बार में आ गई अंदर, तो क्या ये कोई और काम कर पाएगी? नहीं काम कर पाएगी जब तक ये मूवी नहीं हटेगी। जब तक ये मूवी नहीं हटेगी तब तक ये रैम कोई काम कर पाएगी क्या? नहीं। तो यही बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, कि कोई भी काम हार्ड डिस्क से नहीं होता है, सारे काम रैम में होते हैं। इसलिए रैम बढ़ाओगे तो स्पीड या परफॉर्मेंस बढ़ता है। हार्ड डिस्क कुछ नहीं होता, एक स्टोरेज डिवाइस होता है, आप ज्यादा चीजें स्टोर कर सकते हो। अब क्या होता है, मान लो जैसे हार्ड डिस्क निकाल दी, तब भी अब रैम रैम भी बेसिकली मान लो कि रैम भी निकाल दी, तो एक छोटा सा स्टोरेज डिवाइस और होता है जिसको हम बोलते हैं बायोस। अब हमें बायोस के बारे में पढ़ना है। जैसे मान लो आपने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया, आप 10 दिन बाद चालू करोगे तो क्या एक ऐसी चीज होगी, आपने कुछ नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई भी इंटरनेट नहीं है, बट ऐसी एक चीज क्या है जो आपको सही दिखाएगी उस समय या अपडेटेड दिखाएगी? वो है आपका टाइम। आप अपना कंप्यूटर बंद कर दो, ठीक है, आप अपना कंप्यूटर बंद कर दो, हार्ड डिस्क निकाल लो, आपका टाइम फिर भी चलता रहेगा। आप 10 दिन बाद चालू करोगे, वो 10 दिन बाद की डेट दिखाएगा। क्यों? कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है टाइम। वो स्टोर होता है बायोस में, वो होता है बायोस में स्टोर होता है। बायोस जैसे ही चालू होता है ना, वैसे ही पूरी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज विंडोज को दे देता है। ठीक है, चालू करने का काम जैसे ही आपने जब तक पावर नहीं दबाई, देखो पावर दबाने पे कुछ एक्शन होना चाहिए। पावर दबाने पे जो एक्शन करता है ना, वो होता है मेरा बायोस, वो होता है मेरा बायोस। ठीक है, और बायोस जब सही चलता है तो फिर वो बाकी जिम्मेदारी दे देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसको हम विंडोज या फिर मैक का आईओएस बोलते हैं। बट इसके पहले अगर मान लो विंडोज नहीं डली तो क्या आपका सिस्टम चलेगा? नहीं, आपका सिस्टम चलेगा नहीं, बिल्कुल चलेगा, लेकिन काम नहीं कर पाएगा जो आप करवाना चाह रहे हो। मूवी भी नहीं, वो पहली स्क्रीन खुल जाएगी, लेकिन पहली स्क्रीन के लिए भी पावर है। तो मैंने बटन दबाया, बटन दबाने पे कुछ एक्शन लेना है, ये एक प्रोग्राम ही तो है कि ये बटन दबेगा तो ऐसा एक्शन लेना है। वो ऐसा एक्शन कहां से आएगा? कहीं ना कहीं स्टोर होगा, वो स्टोर होता है, वही स्टोर होता है आपकी रैम में, और वही बेसिकली मैं बताऊंगा बायोस आएगा, धीरे धीरे समझो। बट जो मेन जहां से स्टार्ट होता है ना कंप्यूटर, वो होता है बायोस।
समझ में आया? अब हम आगे बढ़ेंगे। बूटिंग ऑफ अ कंप्यूटर। तो देखो दो टाइप की बूटिंग होती है, एक होता है आपने बंद किया, बंद से चालू कर लिया, ठीक है, उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। एक होती है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होती है? आपने रिबूट किया कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके। आप अपने कंप्यूटर पे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाते हो, जिसके पास कंप्यूटर है वो बहुत समय से दबा रहा होगा, बट उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। ये एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, उसको बोलेंगे वार्म बूटिंग, ठीक है। कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग लिखा हुआ है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। अब बात आती है बायोस की। बायोस होता है बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। जैसे ही आपका बटन दबेगा, पावर बटन दबेगा, बायोस एक्टिवेट होगा, बस, बाकी कुछ नहीं होगा। कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी। जैसे आप बटन दबाते हो ना, कुछ भी नहीं होता है, तार में करंट ही नहीं होता है, सिर्फ एक बायोस चालू होता है, ठीक है, जो ये पढ़ता है इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, ठीक है। अगर बायोस सही काम करता है तो उसके बाद एक टेस्ट करता है। जैसे आप पावर बटन दबाते हो ना, एक टेस्ट होता है, अभी अच्छे से लिखवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही बटन दबाने पे बायोस एक टेस्ट करेगा, अगर ये टेस्ट पास हो गया तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जिम्मेदारी, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सही है। अब देखो क्या होता है, जैसे आपने पावर बटन दबाया, क्या होगा? बायोस चालू हुआ, बायोस सब कुछ रीड करेगा। हाँ भाई ठीक है, क्या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है आगे? अगर हाँ है तो पूरी जिम्मेदारी उसको दिया और बायोस शांत बैठ जाएगा, फिर सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, ठीक है, जो कि विंडोज होता है, या फिर जो भी आप ले लो, विंडोज लेके चलते हैं अभी। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट का जो काम होता है ना, वो कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से स्टार्ट नहीं होता, वो बायोस की वजह से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बायोस स्टार्ट होगा और चेक करेगा सब कुछ सही है कि नहीं। अगर सब कुछ सही नहीं होगा तो वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एमपीपीएससी में आ सकता है। बायोस क्या होता है? रैंडम, क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी चिप है, ठीक है, जो कि मदरबोर्ड्स में लगी होती है। एक चिप होती है, बायोस कुछ नहीं होता है, एक चिप होती है जो मदरबोर्ड में लगी रहती है। इसका बेसिक काम है, एकदम बेसिक काम है, ठीक है। अब जैसे ही चालू होगा तो क्या होगा? इसमें बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, एकदम कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जैसे पोस्ट करो। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करो। जैसे ही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में करता है, उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, उसको बोलता है हाँ भाई ठीक है, और नहीं मिलेगा तो कंप्यूटर को स्टार्ट ही नहीं करेगा। अब पहली बार बायोस किसने यूज किया था? पहली बार बायोस 1974 में, ठीक है, गैरी किल्डिल ने पहली बार बायोस यूज किया था। कहां पर? सीपीएम के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में। सीपीएम ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार बायोस यूज हुआ था। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है। बायोस एक चिप है जो कि मदरबोर्ड में लगी होती है, ठीक है। बायोस को अगर, मतलब बायोस करने के बाद टेस्ट करता है, अगर टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो ही कंप्यूटर चालू होता है, वरना नहीं होता है। और बायोस, जो सबसे पहला बायोस है, वो किसने बनाया था? वो किसने बनाया? वो सबसे पहले याद रखना 1974 में सीपी बाय एम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज हुआ था, और गैरी किल्डिल ने बनाया था ये। समझ में आया? हाँ, मतलब वो रोम रहता है, रोम रैम को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, बस। फिर उसके बाद काम चालू होता है। फिर रैम क्या करता है? जब भी कोई जरूरत हो तो करेगा, खेलेगा। लेकिन रैम तक बात कैसे पहुंचती है? रोम के थ्रू पहुंचती है। तो अब रोम और रैम में फर्क समझ में आया? रोम और रैम में फर्क समझ में आया? सबसे पहले जैसे ही आपने पावर बटन दबाया तो क्या होगा? रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये रीड करेगा। क्या पावर बटन दबाए? ये रीड करेगा इसको, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? पोस्ट करेगा, मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करेगा। अगर फेल होता है तो ये यहीं पर रुक जाएगा, नहीं होता है फेल तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होने पे सारी पावर रैम के पास चली जाएगी और स्टोरेज पावर हार्ड डिस्क के पास चली जाएगी। कभी भी कुछ चलाना होगा तो वो रैम से चलेगा, हार्ड डिस्क से बुला बुला के रैम चलाती रहेगी, ठीक है। लेकिन जो पहला सिस्टम है वो ये है। समझ में आ गया? इतनी डिटेल में पहले कभी समझा है आप लोगों ने? इतनी डिटेल में कभी पहले समझा है? जल्दी बताओ। पानी दे यार थोड़ा सा, जल्दी बताओ जल्दी। चलो ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो यहां तक बेसिक, अब हमारे यहाँ के सारे सब्जेक्ट्स ना वो इतनी डेप्थ में पढ़ाए जाएंगे, 4 तो मैं ही पढ़ाऊंगा, और बाकी टीचर्स भी मैं ऐसे ही ढूंढ रहा हूँ जो ये कराएं, बिकॉज हमारे 7 सब्जेक्ट फिक्स है, 3 सब्जेक्ट की फैकल्टीज अभी डिसाइड होना बाकी है, ठीक है। बट बस दैट्स इट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है,
ठीक है, अब काम देखो, अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप फील करके बता लोगे, ऐसा नहीं यार रटा था यार, कहीं तो पढ़ा था यार, लूसेंट में पढ़ा था। अब आप कॉन्सेप्ट पढ़ा लोगे और आपको ये पसंद आ रहा हो ना, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि प्लीज कम से कम 2 या 3 लोगों को और बताएं इस कोर्स के बारे में। ठीक है, अब देखो पीसी बायोस के क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला पोस्ट करता है वो, यानी कि टेस्ट करता है कि सब कुछ सही है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा होता है बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर क्या करता है, ये देखता है कि सब सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको पूरी बागडोर दे देता है। ठीक है, तीसरी चीज होती है ड्राइवर्स। छोटे छोटे ड्राइवर्स होते हैं ना, जैसे कि मान लो कि आपका, एक सेकेंड, छोटे छोटे ड्राइवर्स होते हैं। तो मान लो छोटे ड्राइवर्स बेसिकली क्या करते हैं, मतलब सिंपल सी बात मैं बताऊं, छोटे ड्राइवर्स क्या करते हैं, आपका जो ऑपरेशन होते हैं ना, जैसे साउंड हो गया, या फिर जैसे चालू करने समय टूक की आवाज आती है। अब मान लो, देखो मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है, मान लो कि इस टेस्ट में ये फेल हो गया, तो ये टू 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 ऐसी आवाज आएगी। लेकिन ये टू आवाज कैसे निकल रही है, कोई सॉफ्टवेयर होगा तभी तो ये आवाज निकाल पा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर, देखो मेरे अंदर एक थ्रोट का सॉफ्टवेयर है तो मैं आवाज निकाल पा रहा हूं, तो ऐसे कंप्यूटर के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना जो टू 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 की आवाज निकालेगा। समझ में आया, जो टू 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 का मतलब बताएगा। तो इसके लिए छोटा सा, अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी चालू नहीं हुआ है, रैम अभी चालू नहीं हुई है, स्टोरेज डिवाइस आपका चालू नहीं हुआ है, कुछ भी चालू नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टू 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 करके बताना है। तो एक छोटे छोटे ड्राइवर्स होते हैं बायोस में। ठीक है, मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसके आगे की प्रोसेस नहीं हो पा रही, फिर भी वो एक स्क्रीन पे आपको दिखाएगा कि कहां कहां क्या दिक्कत है। ठीक है, आप बायोस के लिए जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है ना, F12 या F9, F12 दबा के देख लेना, आपका बायोस खुल जाएगा। तो वैसा स्क्रीन खुलती है अगर आपका कंप्यूटर सही नहीं चल पाता तो। ठीक है, और सेटअप होता है, छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं इसमें, जैसे डेट हो गया, टाइम हो गया, पासवर्ड्स हो गया। अब मान लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम चालू नहीं हो रहा है, लेकिन आपका कंप्यूटर भी नहीं चालू होगा, ऐसा नहीं, आप पासवर्ड डाल के अंदर घुस सकते हो, आप बायोस चेंज कर सकते हो पासवर्ड डाल के। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ये रखता है अपने अंदर। और सिंपल सी बात है, आप भी लॉजिक लगाओ कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाए तब भी कंप्यूटर को सुधारने का एक मौका तो होना चाहिए। तो सुधारने का मौका कौन देता है, बायोस देता है, क्योंकि बायोस कभी क्रैश नहीं होता। बायोस बहुत छोटी सी चीज है, बायोस क्रैश क्या होगा, बायोस कुछ है ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है, बट बायोस में बेसिक चीजें हो जाती हैं। समझ में आया। तो ये बायोस के 4 फंक्शन होते हैं, मेंस के लिए भी याद रखना। एक पीसी बायोस के 4 मुख्य कार्य होते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। अब बात आता, अब देखो ये सब मैं डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप पढ़ लेना, ये सब मैंने नोट्स बनाने के लिए आपको दिया कि ड्राइवर्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने समझा सब दिया है, पढ़ आप खुद लेना। ठीक है, अब बात आती है हमारे लास्ट टॉपिक की, जो है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत लोगों ने बहुत जगह पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा हुआ है, जबकि सबसे पहला टॉपिक बताते हैं, है ना। तो लास्ट टॉपिक के लिए आप लोग रेडी हो जाओ, जस्ट अ सेकेंड। आप लोगों ने टेस्ट सीरीज दी कि नहीं दी है। देखिए संपदा मैम का मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली वो एमपीजी के पढ़ाएंगी, अगर पढ़ाएंगी तो। ठीक है, और हम कहीं बोलते भी नहीं कि संपदा मैम पढ़ाएंगी, बस सिंपल सी बात है, वो उनके नोट्स पूरे हैं, गाइडेंस उनका पूरा है, कंटेंट वो डिजाइन करके देती हैं, कंटेंट में और वो मिलकर डिजाइन करते हैं। ठीक है, बट ये चीज मान के चलिए कि उनको टाइम मिला तो वो जरूर पढ़ाएंगी, पूरी दम लगा देंगे पढ़ाने में, बट टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये 1 साल का कोर्स है यार, टाइम तो मिल ही जाएगा इतना, हमें भी पता है। ठीक है, सो बेसिकली ठीक है, चलो। तो अब सबसे पहला जो कंप्यूटर था ना, देखो मैं बता रहा हूं, अबैकस आपने देखा है। अबैकस इस टाइप का होता है, इसमें वुडन फ्रेम होता है, इसमें कुछ कुछ गोटियां होती हैं। अबैकस देखा है आपने। ठीक है, तो ये सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके का एनालॉग कंप्यूटर था। ठीक है, घड़ियां जो आती थी वो सब। अब देखो सेकेंड आता है पास्कल कंप्यूटर। 1642 में ब्लेज पास्कल, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था पास्कल कैलकुलेटर। ठीक है, वो क्या करती थी बेसिकली, जो डिजिट्स होती थी, अब इसी चीज को ऑटोमेट कर दूं मैं, मतलब कि मैंने क्या किया, ऐसे 2 चक्कर, किसी 4 चक्कर एक को घुमाया और 4 चक्कर दूसरे को घुमाया, तो बीच वाला 8 चक्कर ऊपर चला गया। तो आपको नहीं लगता एक तरीके की वो है ये। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो, हेलो, हाँ जी कौन।
हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? जी जी। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट में बता देता। हाँ भाई, अब बताओ। ठीक है, तो पास्कल कंप्यूटर कुछ नहीं करता है, 4 गियर ये घुमाए, 4 गियर घुमाए, तो अब गियर तो भाई पहले से बने हुए थे, तो 4 ये घुमाने पे ये 4 ऊपर गया, 4 घुमाने पे ये ऊपर गया, तो ये टोटल 8 दिखाने लगा। तो आपको नहीं लगता एक तरीके का कैलकुलेटर बन गया, मैकेनिकल कैलकुलेटर? तो ये भी पास्कल्स कंप्यूटर कब बना, कैलकुलेटर कब बना था, वो याद रखना बस। ठीक है, तीसरी चीज जो थी, जो कि एक्चुअली में कंप्यूटर तक जाने वाली थी और कंप्यूटर तक गई भी इसी इंसान के द्वारा, चार्ल्स बैबेज ने 1822 में, चार्ल्स बैबेज ने 1822 में पहला मैकेनिकल जो है कैलकुलेटर बनाया था। ये भी कैलकुलेटर ही था, कैलकुलेटर को ही सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, अब ये समझना कि ये कुछ भी नहीं था, इसमें बहुत सारे नंबर्स होते थे, और ये क्या करता था बेसिकली, जैसे 2+2 है, तो ये बेसिकली 4 बनाएगा, तो 4 पत्ते रखेगा, वो सब छोड़ो, आपको जो काम है वो याद रखना। चार्ल्स बैबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था। ठीक है, इसके बाद आता है एनालिटिकल इंजन, और ये सबसे, मतलब आप ये समझो, ये बड़े होके कंप्यूटर बनता है। अब 1837 में, 1837 में चार्ल्स बैबेज ने एक प्रपोजिशन दिया कि एक लॉजिक यूनिट बनानी चाहिए। ठीक है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बनानी चाहिए। आपको बताया था ना मैंने, हमने सीपीयू पढ़ते समय पढ़ा था, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल फैसिलिटी, ये 3 चीजें होती है। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है ना, यही जान होती है कंप्यूटर की, जो कैलकुलेशन करती है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सब कुछ यही करती है। समझ में आया? एएलयू ही करती है। तो एएलयू बनाने वाले सबसे पहले इंसान जो थे वो चार्ल्स बैबेज थे, 1837 में इन्होंने ये बनाया था, और इसी वजह से इन्होंने काय में बनाया था ये। तो ये इन्होंने कैसे बनाया था? ये पंच कार्ड, इट वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग पंच कार्ड, पंच कार्ड को यूज करके बनाया गया था। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट ये याद रखना, ये जो एनालिटिकल इंजन था ना, यही बाद में जाके जनरल पर्पस कंप्यूटर बनता है। ठीक है, 1945 की बात कर लेते हैं। तो ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इज द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड JNENIAC, डेवलप्ड बाय जे पर्सपर अर्किट, ठीक है, और जॉन मैकली। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक पहला कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था JNENIAC। ठीक है, 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइज ने पहला इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आईसी बनाया, जो कि बेसिक होता है। आप कंप्यूटर में देखोगे बहुत सारी छोटी छोटी चिप लगी होती है, तो उसको आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। 1963 में पहले चीजें आपको याद होगा, आपने पुराने कंप्यूटर देखे, आपको माउस काम ही नहीं करता, जैसे बायोस में भी माउस काम नहीं करता, आपको पता है? आपको पता है बायोस, रिंगटोन अच्छी क्या है, उसमें क्या है? बायोस में क्या काम करता है माउस, जल्दी बताओ। बायोस में क्या माउस काम करता है? नहीं करता है, क्योंकि माउस होता ही नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तब तक माउस का फीचर ही नहीं है। समझ में आया? तो पहले के कंप्यूटर में भी माउस का फीचर नहीं था, माउस का फीचर अभी आया है। ठीक है, 1963 में डगलस एंगलबार्ट ने माउस की खोज करी, और 1981 में लैपटॉप की खोज हुई थी, एडम ऑसबॉर्न ने करी थी। ठीक है, और इस पहले लैपटॉप का नाम क्या था? ऑसबॉर्न 1। ये सब एमपीपीएससी के लिए जरूरी है, लेकिन ये अब मजा आएगा आपको, क्योंकि आपने पूरा कंप्यूटर का बेसिक पढ़ लिया है, उसके बाद आप ये सारी चीजें कर रहे हो, तो आपको क्यों नहीं मजा आएगा? आपको बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, समझ में आया? ऑसबॉर्न 1। ठीक है, ये सब हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। देखो, हिंदी मीडियम से है क्या कोई यहाँ पे? क्या कोई हिंदी मीडियम से है? ऋतु, अभिषेक, जगदीश, क्या आप लोग में से कोई हिंदी मीडियम से है? आपको समझ में आता है ना? मैं इंग्लिश में बात तो नहीं करता हूं, लेकिन इंग्लिश, हिंदी आपको समझ में आ रही है ना? आई डोंट थिंक कि आपको 1 रुपए की भी दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अब समझो कि क्या हुआ। ये सब तो बेसिक चीजें थी। अब कंप्यूटर की जनरेशन आ जाती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है वो 1942 से 1959 तक था। जैसे वैक्यूम ट्यूब इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसकी क्या थी? बेसिकली बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत महंगे होते थे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाते थे इनका। अब देखो, ENIAC सबसे पहला जो था ना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो एक तरीके का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ही था। ठीक है, फिर ये नाम रट लेना, और इसमें एक नाम आता है IBM 701, IBM ने भी बनाया था उस समय। फिर 1959 से 1965 तक सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आने लगे, जैसे कि आपके ट्रांजिस्टर हो गए, मैग्नेटिक टेप्स हो गए। अब इनकी सबसे बढ़िया चीज क्या थी? ये एक एक बनाए जाते थे एक बार में।
लेकिन ये अब बैच में बनाए जाने लगे, मतलब 10 15 20 आप एक साथ निकाल लो। जो ट्रांजिस्टर होता है ना उसको हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बोलते हैं, और ट्रांजिस्टर आज भी यूज होता है। और ये किस चीज पे यूज होते थे, ये फोर्ट्रान और कोबोल करके लैंग्वेज होती थी, उसमें लिखे जाते थे। इन कंप्यूटर्स कौन कौन से होते थे, एटलस हो गया, एनसीआर हो गया, हनीवेल हो गया। हनीवेल बहुत बड़ी कंपनी है आज भी, हनीवेल 400 हो गया, सीडीसी हो गया, आईबीएम 7000 हो गया। इसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आता है 1965 से 1975 तक, उसके अंदर आती है आईसीज, इंटीग्रेटेड चिप्स। अब देखो कब कहां पे हुई थी, 1958 में ये यूज होने, ये बनके, ये पहली बार आविष्कार हो गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का, लेकिन इसको कम से कम 18 साल लग गए कंप्यूटर में यूज होने में। तो इंटीग्रेटेड चिप्स जो आज की डेट में सबसे ज्यादा कंप्यूटर में यूज होती है, ठीक है, ये कैसे बनाई जाती है, पास्कल, बेसिक, ठीक है, इन लैंग्वेजेस का यूज करके बनाई जाती है। और ये इनका साइज छोटा होता गया, ठीक है, इनका साइज छोटा होता गया। और अब फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो 1975 से 1988 तक में थे, जिसमें वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर सर्किट बनाए गए, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आज जो चल रहा है, जैसे जिसमें हमारे यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर सर्किट होते हैं, ठीक है। ये किस लैंग्वेज पे लिखे जाते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, .NET, समझ में आया, इन सब में लिखे जाते हैं। और आज की डेट में आईबीएम, पेंटियम, परम कंप्यूटर जो है, ये सब जो कंप्यूटर्स हैं ये सब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। लेकिन अब पेंटियम में भी बहुत सारी, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, आपको याद है विंडोज 98 आता था, फिर विंडोज एक्सपी, पेंटियम 4 कंप्यूटर आते थे। बट आपको रटनी है ये टेबल, आपको बस कुछ नहीं करना, रटना। 5 जनरेशन होती है, हर जनरेशन में मेजर कौन कौन से कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर फिफ्थ जनरेशन में आएंगे, वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में आएंगे। समझ में आया? यार ये याद कैसे रखना है ये मैं कैसे बताऊं, मैं आपको ये चीज बता सकता हूं, बार बार 3-4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब 2 कंप्यूटर बचते हैं जो कि आने वाली टेक्नोलॉजी है, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। उसमें पहले आते हैं नैनो कंप्यूटर, दूसरे कौन से आते हैं, क्या कोई बता सकता है दूसरे कंप्यूटर कौन से जो आने वाले समय के कंप्यूटर्स हैं? एक तो नैनो कंप्यूटर है, मैंने बता दिया। फंक्शंस ब्रीफ, देखो उसमें मैं बता रहा हूं एग्जाम के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, वो टेबल मैंने दे दिया, आप रटने सब, देखो मैं बता रहा हूं ना, मैं नहीं पढ़ाता तो भी मुझे चलता, लेकिन मुझे लगा आपको मैं वो टेबल दे दूं तो दैट वुड बी इजी, आप पढ़ लो अपने एंड पे, कुछ छूटे ना जरूरी, उसमें कुछ नहीं समझाना है, सब कुछ रटना है, पता। बताओ जल्दी, दूसरे कौन से होते हैं? एक नैनो होते हैं, दूसरे होते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटिंग का नाम सुना है आपने? कितनों ने क्वांटम कंप्यूटिंग का नाम सुना है? देखो अब ये समझो, नैनो कंप्यूटर कुछ नहीं होते हैं। नैनो क्या होता है? 10⁻⁻⁹ इसको मैं क्या बोलता हूं? नैनोमीटर। अगर इतना छोटा साइज है आपके कंपोनेंट्स का तो वो नैनो कंप्यूटर आएंगे। तो नैनो कंप्यूटर एक कंप्यूटर ही होता है जो कि छोटे छोटे कंपोनेंट, अब मुझे इतने बड़े कंप्यूटर को मैंने इतने छोटे छोटे कंपोनेंट यूज करके मैंने इतना सामने जो मेरे रखा हुआ है ये बना दिया, ये भी नहीं बना दिया, आप इतने इतने से कंप्यूटर आने लगेंगे आने वाले समय में। तो याद रखो, अगर कंपोनेंट का साइज छोटा होता है तो उसको नैनो कंप्यूटर बोलते हैं। सबसे पहला नैनो, एग्जाम के लिए जरूरी, सबसे पहला नैनो कंप्यूटर का जो टर्म है वो S1 MP3 चिपसेट के लिए यूज हुआ था, और ये किसने बनाया था? द फ्लाइंग इलेक्ट्रॉन करके एक कंपनी थी, उसने बनाया था। S1 MP3 चिप जो थी ना, उसको पहला नैनो कंप्यूटर का दर्जा दिया गया था, क्योंकि पहली बार नैनोमीटर, समझ रहे हो, 10⁻⁹ मीटर का एक कंपोनेंट यूज हो रहा है। कितना छोटा कंपोनेंट होगा, खुद सोचो कितना छोटा कंपोनेंट होगा। तो ये नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में पहले आते हैं नैनो कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल लगे होते हैं वो 10⁻⁻⁹ मीटर से कम के होते हैं। और दूसरे होते हैं क्वांटम कंप्यूटर। सब क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं वो समझो। जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो या तो 0 या तो 1, इन दोनों में से किसी एक पे काम करते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल होता है, या तो मैं क्लिक करूंगा तो चलाओ, नहीं करूंगा तो नहीं चलाओ। तो 0 या 1 होते हैं, जिसपे भी क्लिक करता हूं उसकी वैल्यू 1 हो जाती। कभी भी ऐसी नहीं चीज हो सकती कि 0 भी हो रहा है 1 भी हो रहा है, कोई चीज हो रही है कोई चीज नहीं हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है ऐसा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ऋतु, जगदीश, अभिषेक, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज हो रही है कोई चीज नहीं हो रही है एक साथ? पहले हमारे नॉर्मल कंप्यूटर जो आप यूज कर रहे हो, हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, नहीं, मैंने क्लिक किया उसका मतलब हाँ, मतलब हाँ। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में ये चीज पॉसिबल है, क्वांटम कंप्यूटर में ये चीज पॉसिबल है। और क्वांटम कंप्यूटर मैं बताता ना, मैंने एक जगह देखा कि क्वांटम कंप्यूटर्स को क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, बहुत एडवांस होता है, उसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। नहीं, ये तो मैं बता ही दूंगा, ये तो कर ही रहे हो, क्वांटम आने वाली टेक्नोलॉजी तो वो तो हो ही रहा है, लेकिन काम की चीज समझो
कि सुपर कंप्यूटर सिर्फ इन दोनों में से एक, नॉर्मल कंप्यूटर्स इन दोनों में से एक चीज करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स ये दोनों को मिला के एक चीज कर पाएंगे। मतलब एक ही साथ आप दो चीजें कर पाओगे। क्वांटम कंप्यूटर का ये बेसिक प्रिंसिपल है। अ क्वांटम कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट यूजेस क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना सच एज सुपर इम्पोजिशन एंड एंटेंगलमेंट to perform operations on the data. A conventional digital computer uses electronic circuit on a plate of semiconductor material, ठीक है, जो सिलिकॉन का बना होता है। सेमीकंडक्टर कौन सा यूज होता है कंप्यूटर में, याद रखना सिलिकॉन, सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। इसलिए कंप्यूटर की जो दुनिया होती है ना, जो मतलब जो एरिया होता है ना जहां पे कंप्यूटर होता है, जहां पे कंप्यूटर के बहुत सारे ऑफिस होते हैं, उसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं। अब ये चीज समझो कि पहले या तो जीरो होता था या तो वन होता था। अब इन जीरो मतलब ऐसा समझो, जीरो मतलब ना और वन मतलब हाँ, ये होता है। अगर मैं इन दोनों को साथ में लाऊं कि मुझे कोई चीज हाँ भी है और कोई चीज नहीं भी है, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं हाँ ठीक है, या फिर मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं, तो दोनों चीजें साथ में हो रही हैं। तो इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली यही प्रिंसिपल पे काम करता है कि दो चीजें मुझे साथ में करानी है जो दो ऑपोजिट नेचर की है, तो मैं उसके लिए क्वांटम कंप्यूटिंग यूज करूंगा। इससे ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है आज का। ठीक है, अगर आपने यूनिट 9 लिया तो यूनिट 7 के लेक्चर जरूर लें। सब कुछ ले लिया है तो आप एक फुल कोर्स ले सकते हैं। फुल कोर्स नहीं भी लें तो आप एक स्टडी मटेरियल हमारे यहाँ का ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। इसमें 15 किताबें हैं और तो और इसके बाहर आपको करने की यूजुअली जरूरत नहीं है, बट हाँ न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। ठीक है, ये संपदा मैम के नोट्स और उनकी गाइडेंस में डिजाइन किया गया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज हमारी बहुत सक्सेसफुल मटेरियल है। इतने बच्चों को टेस्ट सीरीज पसंद आती है क्योंकि इसमें हलवा क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत दिमाग लगा के डिजाइन किए गए क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पसीने छूटेंगे ये टेस्ट सीरीज देते समय। चलो यहां कोर्स खत्म होता है, यहां पे मेरा कंप्यूटर का दूसरा लेक्चर खत्म होता है। कंप्यूटर में अभी और पार्ट भी है जो हम कल करेंगे। जल्दी बताओ क्या डाउट है आपका एसएसडी को लेके। जगदीश, एसएसडी को लेके आपका क्या डाउट है? पीडीएफ प्रिंट आउट क्या है आपका? आप जाइए पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अच्छा, डाउनलोड नहीं हो रही क्या? देखिए, डाउनलोड ना होने का रीजन है कि मान लीजिए कोई प्रिंट आउट निकाल के अगर इसको बाहर मतलब बाहर कर देता है, मान लीजिए आप लोगों में से कोई भी कर देता है, तो हमारी पूरी मेहनत, बच्चे नहीं लेंगे यार, बच्चे तो इसको आप समझ रहे हो कुछ नहीं करेंगे, वो तो उसी से पढ़ लेंगे। हमारी पूरी मेहनत जो आप समझ रहे हो कि कितने पैसे लगते हैं, कितनी मेहनत लगती है, लेकिन अगर बच्चा खरीदेगा ही नहीं तो हमें मोटिवेशन कहां से आएगा? आप समझ रहे हो ना यार ये। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं, आपको पीडीएफ डाउनलोड, आप मतलब मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि उसी के लिए पीडीएफ की जो दिक्कत आती है ना कि डाउनलोडेड पढ़ना है, उसी के लिए हमने स्टडी मटेरियल का कॉन्सेप्ट निकाला है कि स्टडी मटेरियल बुक्स होंगी जो आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी। बात खत्म। ठीक है, मैंने कहा था यार, लेकिन पता है आपको इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही है ना, आपको पता है बच्चे वीडियोस डाउनलोड करने लगे हैं। एक आईपी एड्रेस से बच्चा वीडियो डाउनलोड कर रहा था, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, बट एक बच्चा वीडियो डाउनलोड कर रहा था। अब आप खुद बताइए कि क्या ये सही है? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत करके करवा रहे हैं। देखिए अभिषेक मिश्रा, मैंने बोला था आपसे तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, एसएसडी तुरंत कर ले आओ, एसएसडी तुरंत लगवा लो। अगर आपका कंप्यूटर धीरे चल रहा है ना, देखो दो चीजें होती हैं। समझो, ये डायग्राम आपको समझ में आया था जगदीश? अब देखो, यहां से डेटा पहले रैम में आता है। ठीक है, अगर आपकी रैम धीरे होगी तो कंप्यूटर धीरे चलेगा, लेकिन जो हार्ड डिस्क होती है ना, वो डेटा ट्रांसफर ही बहुत धीरे करती है, तो धीरे धीरे वो रैम में आता है। रैम आपकी बहुत तगड़ी हो गई तो भी कंप्यूटर बहुत तेज नहीं चलता, क्योंकि रैम को चलानी है एक पिक्चर, एक मूवी। मूवी है हमारी हार्ड डिस्क में, अगर हार्ड डिस्क ही धीरे धीरे देगी तो रैम कहां से चलाएगी? रैम खाली है लेकिन रैम चला ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो डेटा ही नहीं रिसीव कर रही। तो इसीलिए सॉलिड स्टेट डिस्क जो होती है ना, सॉलिड स्टेट डिस्क जो ट्रांसफर ऑफ डेटा है ना रैम को, वो बहुत तेजी से करती है। और इसी वजह से अगर आपकी रैम एसएसडी अच्छी है, ठीक है, तो रैम तो यूजुअली जो 8 GB 16 GB होती है ना, बहुत ज्यादा होती है, इससे ज्यादा आपको चाहिए भी नहीं रहती है। ठीक है, अगर आपकी एसएसडी लगी हो, आपका कंप्यूटर है, जैसे कंप्यूटर में रैम कितनी होती है? 64 GB होती है। नहीं, कितनी होती है यार रैम? रैम एक टीबी नहीं, कितनी होती है रैम? 256 MB करीब होती थी ना। मतलब ये समझो कि अगर एसएसडी लगी होगी ना तो ट्रांसफर ऑफ डेटा तेज रहेगा, और रैम लगी होगी तो उस डेटा का प्रोसेस तेज होगा। एक ट्रांसफर के लिए यूज हो रही है, एक प्रोसेस के लिए यूज हो रही है। ये दोनों अगर आपकी तगड़ी है तो आपका कंप्यूटर बहुत तेज चलेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन एसएसडी तेज चलने में एसएसडी का बहुत योगदान रहता है, क्योंकि आपको बहुत हैवी डेटा ट्रांसफर करना रहता है, आपको हर चीज तो एसएसडी से चाहिए रहती है। ठीक है, रैम आपकी कभी नहीं भरती है यार, रैम भर जाएगी ना आपका कंप्यूटर बिल्कुल हैंग कर जाएगा। तो रैम कितनी भी हो, वो आधी थोड़ी बहुत ही भरती है, बहुत कम डेटा यूज होता है रैम में। रैम मतलब बहुत बड़ी चीज होती है।
लेकिन अगर आपकी एसएसडी ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगी ना तो दिक्कत होगा, इसलिए एसएसडी डलवा लोगे बहुत तेज हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, चलो आई थिंक दैट हमने काफी अच्छे से कवर कर लिया। अगर आप और कोई कोर्सेज लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। एक नया फीचर ये है कि मान लीजिए कि आ गया ये, मान लीजिए कि आप कोई कोर्स लेना चाहते हो तो आप चैट सेक्शन में अभी ऑफर चल रहे हैं, तो आप चैट सेक्शन में अपने ऑफर्स जान सकते हैं। ठीक है, कि आप स्टडी मटेरियल बुक करना चाहते हैं तो देखो मैं बता रहा हूँ, ये स्टडी मटेरियल 8500 का है लेकिन अभी 4500 में मिल रहा है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि 8500 आपको कोई भी 15 किताबें 200 पन्ने की नहीं देगा। ठीक है, और प्लस इसमें 3000 क्वेश्चंस, ये तो कोई कोई दे ही नहीं सकता है इतने कम रेट्स में। ठीक है, हम प्रिंट, और वो भी ऐसा नहीं आपको प्रिंट एंड निकलवाना है, ये पीडीएफ मटेरियल नहीं, बुक्स पहुंचेंगी आपके घर पे। ठीक है, चलो